इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा एपिसोड नंबर 35। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी सलमान भाई, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल भी ठीक-ठाक होंगे और हमारे नाज़रीन भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और लास्ट वीक का जो हमारा नागा था, तो उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हैं। उसका कुछ रीज़न इस तरह का था कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम जो है वो नहीं कर सके इस शो को। और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो हमने पिछली 34 एपिसोड्स की हैं, उसके अंदर हमने कोई नागा किया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमें देखते हैं, रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं, तो वो उस चीज़ को समझेंगे और हमें मौका देंगे ताकि हम आज की इस एपिसोड में पिछली जो एपिसोड है उसकी जो तशनगी है उसको पूरा कर सकें, जो हमने हमारा जो वीक था उसको हमने एम्प्टी छोड़ा था। तो जनाब बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के हवाले से जो कि तमाम तर आवाम से रिलेटेड है और हर ज़बान ज़द-ए-आम है, वो है जी महँगाई। महँगाई एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर महँगाई का तूफ़ान बरपा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये महँगाई अचानक से आई है, नमूदार हुई है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो काफ़ी दिनों पहले से आना शुरू हो गए थे और हम बारहा इस मुतालिक बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स के अंदर और हमने चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया था और हमने इस बारे में बात की थी और हमने बताया था आपको सॉल्यूशंस के साथ कि हम जो-जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हुकूमतें और जो भी इदारे हैं, अगर इन चीज़ों को नहीं अपनाएँगे, नहीं करेंगे, तो फिर मसले-मसाइल जन्म लेंगे और वही हुआ जिसका डर था। तो जनाब हमने कुछ इस हवाले से बात भी की थी। तो हम कोशिश करेंगे, कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको हम वो चीज़ हम दिखा सकें। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम उस चीज़ को आपके सामने रखें और हमारे जो भी जिसे कहना चाहिए कि प्रोग्राम्स के अंदर है, उसके अंदर से एक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सामने हम रखेंगे। हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस एक चीज़ को हम आपके सामने रखें और आप इसको देख सकें, ताकि आपको हम पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हम बात कर सकें। इसके ऊपर फर्दर जो गुफ्तगू करेंगे, वो सलमान भाई करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर शेयर कर सकूँ। तो गिव मी सम मोमेंट्स एंड ये जो वीडियो है वो इन अबाउट अ बिट आपके सामने जो है वो आ जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है।
जी जनाब, तो आई थिंक कुछ ऑडियो का इशू है, हम फेस कर रहे हैं। ये हमने मार्च 21 को ये प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर सलमान भाई ने जो है वो तफसील से तमाम तर चीज़ों को डिफ़ाइन किया था। तो मैं सलमान भाई से बात इस पे करना चाहूँगा। सलमान भाई, हम इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते चले आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन के मामलात हैं, हुकूमत को देखना होगा। हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। आपने और भी कुछ जो पॉइंट्स थे उनको भी आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने रखा था, और वो बहुत वैलिड पॉइंट थे। और अब हम सितंबर में खड़े हुए हैं। ये जो क्लिप मैंने चलाई ये मार्च की क्लिप है, और अब हम सितंबर में खड़े हैं। इस पूरे स्पैन में 6 महीने के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया क्या इसके ऊपर? और अगर किया गया है तो वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से अनासर हैं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हैं? जी। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि हमने मार्च में वीडियो बनाई थी और इसका जो है वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं चल सकी। उसमें हमने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि आपको इस पे काबू पाना पड़ेगा, वरना इसमें हमने कहा है कि वरना और ये एक्सचेंज रेट जो है वो 170 तक चला जाएगा। देखें, इतनी प्रिसाइज बात हमने की थी। अगर आप ये वीडियो देखें और इसकी ऑडियो से हो जाए तो इसमें पूरा मैं बताया था कि ये 170 तक जा सकता है, और एग्जैक्टली आपका जो एक्सचेंज रेट है अभी वो 169 और 170 को टच कर रहा है। और उसमें मार्च में आपकी जो करेंसी थी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग एशिया में करेंसी थी, और सितंबर में ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आ चुकी है। तो ये वोलेटिलिटी चेक करें आप, 6 महीने के दौरान जो ये वोलेटिलिटी आपने फेस की है एक्सचेंज रेट में, वो आप ज़रा चेक करें। और ये बात बता रही है कि कोई हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। हम फायर फाइटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म जो है वो मामला पे नज़र रखते हैं, हमें कोई लॉन्ग टर्म में कंसर्न ही नहीं है। जबकि हुकूमतें जो हैं वो उनका कंसर्न तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म तो फायर फाइटिंग होती है और वो उससे आप वो फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। और मैं आपको और बात बताऊं, मई 2021 से लेके सितंबर 2021 तक तकरीबन 19 से 20 रुपए जो है वो रुपए की कदर जो है वो गिरी है डॉलर के मुकाबले में, यूएस डॉलर के। तो ये अलार्मिंग है और आई ओपनर है हमारे लिए, सबके लिए, और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन सबके लिए आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं। और इसी वजह से हम सितंबर में जो मार्च में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी उससे अब सितंबर में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में हम जो है वो शामिल हो गए, और हम वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी जो वोलेटिलिटी है और हमारी जो प्लानिंग की जो इनकॉम्पिटेंसी है वो किस लेवल की है कि हमें यही नहीं पता 6 महीने में कि हम बेस्ट से वर्स्ट पे आ जाते हैं, और अगले 6 महीने का हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है और क्या होगा। देखें, जब हमारे पड़ोस में ग्रेट गेम खेला जा रहा था ना, और ग्रेट गेम एंड हो रहा था, तो ये हमने अक्सर प्रोग्राम में बात की है कि इसके रिपरकशंस होंगे, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। जब हम ये सब बातें आपको करते थे ना, तो लोग हमें से पूछते थे कि देखें ये सब तो सॉर्ट आउट हो गया और कोई रिपरकशन नजर नहीं आ रहा। आपको असल में रिपरकशन नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने रिपरकशन की डेफिनेशन ये समझी हुई है। रिपरकशन ये होगा कि अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी जो है वो अमन नहीं होगा। और कौन सा अमन नहीं होगा? वायलेंस होगा, बम फटेंगे, और ये होगा। आपने सिर्फ महदूद कर दिया था रिपरकशन को यहाँ। हमने कहा था आपको उसके रिपरकशन होंगे, और रिपरकशन देखें, हमने पूरे पूरे प्रोग्राम किए हैं कि जो इकोनॉमिक टेररिज्म है वो मदर ऑफ ऑल इविल है, उससे बढ़कर तो कोई इविल ही नहीं है। और आपके खिलाफ, और हमने अक्सर प्रोग्राम में भी किया है कि टर्किश लीरा के खिलाफ इन्होंने सेम स्ट्रेटेजी की थी। उनका जो लीरा है उसके साथ इन्होंने सेम गेम ये किया था, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, एंटिसिपेट करें आप। हमने कितने प्रोग्रामों में ये दर्जा बदर्जा ये बात की है, काश कोई सुन लेता हमारी बात। और आपने जो क्लिप चलाई तो 6 महीने पुराना है, और बीच में भी हम बात करते चले जा रहे हैं कि भाई आप इस पे ध्यान दें, इकोनॉमिक टेररिज्म पे। और हमने आपको सोल्यूशंस बताए थे। और ना सिर्फ हम एक एक्सचेंज रेट पे लेटर आता हूँ, जरा मैं पहले इन्फ्लेशन पे बात कर लूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आम आदमी का मसला है और तमाम लोगों का मसला है। इन्फ्लेशन रेट आपका जो है वो डबल फिगर को टच कर रहा है, 9 से 10% के दरमियान इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आम व्यूवर्स के लिए हम बता देते हैं, 9 से 10 इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है कि जो चीज पिछले साल जो है वो 100 रुपए की थी वो 110 रुपए की हो गई है। और 110 रुपए की तो हो ही गई है, और इसके अलावा रुपया अपनी कदर भी खो रहा है डॉलर के मामले में। आपको तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है, डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको। दूसरी बात हमने जब की थी कि इन्फ्लेशन जो है, देखें हमने आपको बहुत तरीके बताए थे, गवर्नमेंट को बहुत तरीके बताए थे, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं। देखें, जो हमने कुछ आपको मेजर बताए थे, जो डायरेक्ट मेजर्स थे, जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग मेजर्स, उसमें ये था कि जो माफियाज हैं, जो बीच में मिडल मैन बने हुए हैं, जो माफियाज हैं,
जो मैनिपुलेट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट में, आप उनको रिमूव करें, वो ऑब्स्टिकल्स और बॉटल नेक्स जो हैं वो रिमूव करें, और आप उनके खिलाफ एक्शन लें फॉर गॉड सेक। हमने आपको कई दफा कहा है कि ये गवर्नमेंट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। अगर इतनी पावरफुल गवर्नमेंट जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो, और पाकिस्तान की तारीख गवाह है जब गवर्नमेंट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है तो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट होती है, वो अगर इन माफिया के खिलाफ भी अगर एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है, कोई फूड चेन में जो माफियाज घूम रहे हैं या आपके अनाज में हैं या आपके ये पूरी फूड चेन में जो माफियाज हैं, अगर आप उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकते तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। आपको सिर्फ 1.25 साल का अरसा आपके पास वापस रह गया है, और आप बीच में आप बहुत अच्छी चीजें करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है क्या होता है, ये सब चीजों को फिजल आउट कौन करता है? इन्फ्लेशन। आम आदमी घूम फिर के फिर वही सवाल करता है कि यार देखो पेट्रोल फिर महंगा हो गया, फला चीज फिर महंगी हो गई। आप बात करते हो यार अच्छे दिन आएंगे, आप बात करते हो ये आएगा, हम तो बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाते हैं दोबारा हर 6 महीने बाद और साल बाद। और आप बोलते हो, आप हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हो, और पीछे हम जब देखते हैं 6 महीने बाद तो फिर वही हमारी चीजें महंगी हो जाती हैं। और जो रुपया है वो थम ही नहीं रहा है, उसकी जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है वो थम ही नहीं रही है। कुछ अरसे के लिए वो, देखिए तरीका क्या है ये इकोनॉमिक टेररिज्म का तरीका आप समझे, पहले तरीका बात है, ये 1000 कट्स लगा के आपको मारते हैं, एक दफा आपका गला नहीं काटेंगे, ये 1000 कट्स लगाते हैं आपके। एक कट लगाया छोड़ दिया, आपको तड़प रहे हैं आप, फिर आपको कट लगाया फिर छोड़ दिया कुछ अरसे के लिए, फिर कट लगाया फिर आपको तो अगर आप ग्राफ देखें ये जो एक्सचेंज रेट का है वो आप देखें, तो मैंने आपको बताया मई, सिर्फ मई से लेकर अभी तक के आप ग्राफ देख लें तो 19 से 20 रुपए पड़ा है कुछ, ये बिल्कुल ग्रेजुअल बढ़ रहा है। और आपकी जो है चीजें महंगी से महंगी से महंगी से महंगी से महंगी होती चली आ रही है, क्योंकि जो इम्पोर्ट से रिलेटेड इन्फ्लेशन है, और ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, जो इम्पोर्ट से कनेक्टेड जो इन्फ्लेशन है उसका ताल्लुक एक्सचेंज रेट से है। देखें आपका एक्सचेंज रेट जो बढ़ा है, आप अभी देख ही रहे होंगे, वो पढ़ ही रहे होंगे, उसकी एक वजह ये भी है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने अब ये एंटिसिपेट किया कि अगर डॉलर बढ़ते ही चला गया बढ़ते ही चला गया तो वाई नॉट, हम क्या करते हैं अभी से डील्स बुक करा लेते हैं आगे की। तो उसमें क्या हुआ, एकदम डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब एकदम डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो फिर आपने देखा कि जो है जो ये जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है वो रुपी के केस में जो है वो अनफेवरेबल हो गई। तो क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेशन पे चलता है, देखें ये सारा गेम जो चलता है वो डिमांड सप्लाई और एक्सपेक्टेशन का है इकोनॉमिक्स में। और इसके अलावा अगर अब मैं सम अप आपको कर दूं पूरा, तो ये डिमांड एंड सप्लाई है और एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की और कस्टमर की, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन ये होगी कि डॉलर मजीद बढ़ेगा, तो इंपोर्टर ने क्या किया कि भाई इसी रेट पे 169 170 पे बुक करा लो आगे की डील्स जो है इंपोर्ट की, उससे और डिमांड जनरेट हो गई डॉलर की। और सप्लाई तो आपको पता है, सप्लाई साइड में आपको बता देता हूँ डॉलर की क्या है। डॉलर की सप्लाई साइड आपकी दो मोटी चीजें, एक है आपकी एक्सपोर्ट्स और एक है आपकी रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तान ये अपने खून पसीने की कमाई कमा के भेजते हैं, ठीक है ना। वहाँ किस हालात में रह रहे हैं आपको पता है, अपनी फैमिली से दूर है, सारी सफरिंग्स बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं। पिछले माली साल में यानी जुलाई टू जून 2021, जो जून 2021 को माली साल खत्म हुआ है आपका, उसमें उसकी फिगर्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस मेरे ख्याल में 29.4 अरब डॉलर हुई है, 29.4 बिलियन, और एक्सपोर्ट्स आपकी 30 पॉइंट समथिंग पे जो है वो क्लोज हुई है। अब आप इन दोनों को मिला लें तो तकरीबन दोनों मिला के 60 बिलियन डॉलर की होती है, ठीक है जी। ये आपका मेन जो है सप्लाई साइड है, जबकि डॉलर जो है जब उसकी डिमांड आप बढ़ाए जा रहे हैं तो उसका रेट बढ़े जा रहा है। जब उसका रेट बढ़ाया जा रहा है तो उससे देखें इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती चली जा रही है, सप्लाई आपकी वहीं पर ही चल रही है, वो बहुत स्लो और स्नेल पेस से बढ़ रही है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। और जो आपका डिमांड साइड है यानी इंपोर्ट्स, अब आपने क्या किया भाई, ग्रोथ इकोनॉमी है, अब ग्रोथ इकोनॉमी है तो हर बंदा मशीनरी मंगवा रहा है बाहर से, प्लांट प्लांट पूरा पूरा मंगवा रहा है, रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ इकोनॉमी है। उसमें क्या हो रहा है, इंपोर्ट का बिल आपका बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, और ना सिर्फ इंपोर्ट का बिल बढ़े जा रहा है बल्कि जब एक्सचेंज रेट खराब हो रहा है तो उसकी वजह से आपको और ज्यादा जो है वो रुपीज देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। जाहिर सी बात है, जब 150 था तो आपको 150 रुपए देने पड़ते थे $1 खरीदने के, अब आपको 170 देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तो आप पे प्रेशर हो जा रहा है। सलमान भाई, आपने जो 170 वाले डॉलर की बात की थी, वो वीडियो मैं चाहूंगा कि मैं वो हमारे नाजरीन को दिखा सकूं एक बार। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी एक बार कोशिश करना चाहूंगा, ताकि जी एक जो है वो हम रिलेट कर सकेंगे हम कब से ये बात कह रहे थे। जी 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 बिल्कुल करेंगे क्या होगा।
तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जिस मुद्दे पे बहुत हम अरसे से चिल्ला रहे थे, इस बात को कह रहे थे, हर बार अपने लिख भी रहे थे और ये अपने प्रोग्रामों में भी बात कह रहे थे कि इस एक सोल मुद्दे पे इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आम आवाम तक होता है। और वही ट्रू, हुआ, बिल्कुल देखें सही कह रहे गेम वहीं पर, आप देखें गेम वहीं पर ही आ रही है, घूम फिर के वहीं आ रही है। तो ऑयल का जो मैंने आपको लिंक बताया, एक तो एनर्जी जनरेशन और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्योंकि दूसरा, आप एक बात इसको देखें कि जब आपकी जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो अब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट का बिल हमने देना होता है डॉलर में। पिछले प्रोग्राम में हमने जब बात की थी कि दुनिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रही है, तो हमने एक बात आपको बताई थी डॉलर के हवाले से, कि इसकी डिमांड सप्लाई किस तरीके से जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हम उसी को सेकंड करने लगे। देखें, जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पे प्रेशर आएगा कि आपके पास आप डिमांड करेंगे डॉलर की। जब आप डॉलर की डिमांड करते हैं और उसकी सप्लाई महदूद होती है आपके ऊपर, जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और आपकी रेमिटेंसेज भी महदूद है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं बढ़ाई जा सकती। तो जब आप पर डिमांड ज़्यादा होगी डॉलर की और सप्लाई कम होगी, तो जो आपका एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। जब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, यानी ऑलरेडी 150 में अगर ये 160, 65, 70 तक चला जाता है, तो बैठे बिठाए रातों रात आपके जो कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से मजीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो दोबारा आपके ऊपर आएगा, एक प्राइसेस की वजह से और एक मजीद एक्सचेंज रेट की वजह से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, जिसके लिए आप तैयार रहें। इसके लिए आप तैयार रहें, आपने कहा, और वही हम अब देख रहे हैं सलमान भाई। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन आपकी जो है वो एनालिसिस थे। तो जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए। हम बस व्यूअर्स को हम बताना चाह रहे थे कि हमने कब इसको कहा था और अब जो है वो सितंबर चल रहा है, मार्च से सितंबर हो गया और अब ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। बहुत दूरंदेश आपकी एनालिसिस है जी। जी, प्रेज बी टू अल्लाह, तारीफ़ सारी अल्लाह ताला के लिए हैं, और वही आपको जो है वो सूझ समझ देता है, जिससे आप कुछ जो है वो सोच समझ पाते हैं। देखें, हम वहीं पर ही उस चौराहे पे दोबारा आके खड़े हो गए हैं, जैसे हम बात करी थी, आपने क्लिप भी चलाया 6 महीने पहले। देखें, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम एक राउंड अबाउट पे खड़े हुए हैं, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। देखिए, 6 महीने का स्पेल हुआ, हम वहीं आके खड़े हो गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स वही हैं, वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्च में हम बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी में आए थे, अभी हम वर्स्ट परफॉर्मिंग में है सितंबर में। आगे पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, डार्क है, हमें नहीं पता क्या होगा, क्यों। और इसका ताल्लुक देखें, हमने आपको उस प्रोग्राम में भी कहा था, अभी भी बोलता हूँ, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इस तरीके से ओवरलैप हुई भी है कि आपको इसको बात समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जो आपने किया है, अपना जो रोल अदा किया है, इसके रिपरकशंस जो हैं उसमें ये आपको ये भी नजर आएगा, इकोनॉमिक टेररिज्म भी हो रही है आपके खिलाफ, और आईएमएफ भी मजीद बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप जो है वो सब्सिडी खत्म करें। आप पे अभी मजीद प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा बाद में जाके आपको सोल्यूशन पे देंगे, ऐसी बात नहीं कि सोल्यूशन के बगैर हम ये प्रोग्राम कंक्लूड ही नहीं करेंगे जब तक सोल्यूशन ना देंगे आपको। पहले हम आपको ये बता दें कि मसला है क्या। पहले तो इमरान खान साहब पे इकोनॉमिक टेररिज्म भी किया जा रहा है, और उसके बाद जो हम आगे जाके आप बात करेंगे, हालिया न्यूजीलैंड का वाकया है, इवन स्पोर्ट्स में भी इसके रिपरकशन एग्जैक्टली। आना अब शुरू हो गए। तो जो लोग हमारा प्रोग्राम कंसिस्टेंटली तकरीबन एक साल से कम अरसे से देख रहे हैं, क्योंकि इसको तकरीबन एक साल होने को है 1-2 महीने बाद, तो जब वो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम ऐसे ही जोर नहीं देते। जब हम अफगानिस्तान पे कंसिस्टेंट प्रोग्राम कर रहे थे 3, 4, 5, तो लोग हमें मुझे मैसेज करके बोलते थे कि यार आप इस टॉपिक पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं। तो मैं उनको ये कहता था कि आपको पता लगेगा कि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि इसके बड़े इफेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, रिपरकशंस हैं। अब आपको स्पोर्ट्स पे भी इसके रिपरकशन नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वही फोर्सेज हैं जिनके खिलाफ आपने गए आप अफगानिस्तान में, और अब वो पूरी तरीके से देखें। अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका जो है वो आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, तो वो है डिज्नीलैंड का वन वे टिकट कराए और वहां जाकर रहे। उसको पता ही नहीं है कि आपने जिनके मफादात को ठेस पहुंचाई है अफगानिस्तान में, वो आपको अब इनडायरेक्टली जो है वो तंग करेंगे इधर उधर। और मैं आगे जाके आपको स्पोर्ट्स पे भी बताता हूँ, और आपको आज ऐसी बात बताऊंगा कि जो आपको आगे आते हुए नजर आएगी। जो आप हम बातें कर रहे हैं ना कि हम एक फूल्स हेवन में रह रहे हैं कि हम आईसीसी में जाके केस कर देंगे और उसमें से कुछ निकल आएगा, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ ये होगा क्या। क्योंकि देखिए, मत भूलिए, ये कॉमनवेल्थ कंट्री का एक मेंबर है न्यूजीलैंड, और कॉमनवेल्थ कंट्री जो है ना मेन, उसको ब्रिटेन हेड करता था,
ठीक है ना, और उसमें साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो आते ही आते हैं। और अब जो उनको हेड करता था यूके, और अब यूके खुद रिपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरी चेन जरा कनेक्ट करें तो आपको पता लग जाएगा। और इंडिया इसका बेनिफिशियरी है, आपको पता ही है ये बात। इंडिया में ड्रम बज रहे हैं ना, मतलब वो चेस्ट बीटिंग कर रहे हैं कि यार देखो हमने कैसा जबरदस्त काम किया, दोबारा से एक दफा पाकिस्तान से दूर ले गए हम स्पोर्ट्स को। एक ही स्पोर्ट था इनका मशहूर, और वो भी हम इनसे दूर ले जा रहे हैं। देखो 10 साल की तो मेहनत रहेगा होगा सारी। जी बिल्कुल रायगा हो गई। और आप इसको, मैं आपको क्यों कहता हूं, हमने पूरे पूरे प्रोग्राम किए, हम अब आज व्यूवर्स को बोलेंगे, हमने पूरे पूरे प्रोग्राम किए हैं कि आप इस जंग का पार्ट बने। ये काउंटर नैरेटिव की जंग है, आप इसका पार्ट बने। और आपके किसी बंदे से मैंने इतना जबरदस्त बात नहीं की। कल एक क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के, क्रिस गेल, उन्होंने जो ट्वीट किया उस सब पे आप पे बाजी ले गए। वो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। देखें, उन्होंने बात ही नहीं की कि कोई थ्रेट है नहीं है, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ आ रहा है। स्पॉट और ऑन था वो इतना बिल्कुल। स्पॉट ऑन था और इतना सराहा गया है उनको पाकिस्तानी फैंस ने, ओवरसीज और इधर, कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी ने इस तरह का रिपिटल नहीं दिया दुनिया को। उन्होंने एक्ट से अपने, वो कहते हैं ना एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन से साबित किया कि देखो मैं आ रहा हूं, इट मींस बिल्कुल सेफ एंड साउंड है पाकिस्तान, मैं आ रहा हूं और कौन मेरे साथ जा रहा है। अभी भी आप नहीं समझ रहे कि नैरेटिव की जंग है। अगर आपने नैरेटिव में इनको हरा दिया, ठीक है ना, तो ये दोबारा से जो है ना उठ नहीं पाएंगे। और आप समझिए अपनी जिम्मेदारी, और हम तो समझ रहे हैं, और हम एक साल से आपको बता रहे हैं कि खुदारा इसका पार्ट बने। आप एक एजुकेटेड पाकिस्तानी, और जो इसका पार्ट बन रहे हैं वो सादा समेट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और उनको आगे पता लगेगा कि वो कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इकोनॉमिक फ्रंट से भी आप पे हमले हो रहे हैं, जैसे कि आपके एक्सचेंज रेट पे भी हमला हो रहा है, इन्फ्लेशन है। अब आप कुछ लोग हमारे व्यूवर्स ही सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमारा इंटरनल मामला नहीं है। नहीं, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, ये सब इंटरनल एक्सटर्नल ये सब चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, अब मैं जरा जल्दी जल्दी से आता हूँ। इन्फ्लेशन में आपको करना क्या है। देखिए इन्फ्लेशन है, सबको पता है, महंगाई है। एक आम आदमी कोई टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है भाई। एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट, वो कहेंगे सलमान भाई इतनी मोटी मोटी दकीक बातें हमसे नहीं करें, सीधी सीधी बात करें। महंगाई है, ये खत्म कैसे होगी। देखिए महंगाई खत्म कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। देखिए हमने पहले भी प्रोग्राम किया था बहुत तफसीली, जिसमें हमने बताया था कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो चीज हर्ट करती है एक आम आदमी को इन्फ्लेशन में, वो है उसकी जो किचन आइटम्स हैं उसकी इन्फ्लेशन, यानी जो अशिया खुर्दनोश की जो चीजें उसकी जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा उसको हर्ट करती है। मैंने बोला था आपके दीन ने आपको एक जबरदस्त सिस्टम दिया हुआ है उशर का। उशर 10वां हिस्सा होता है। एग्रीकल्चर लैंड पे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं है, आपको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि जो आपके पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए ना, सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन, इनमें से मेजोरिटी जो है ना वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है या एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है ना, उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से, इसीलिए उन्होंने आपस में कंसेंसस किया हुआ है। वो कभी भी उन्होंने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगने ही नहीं दिया। तो ये भी व्यूवर्स के लिए कोई शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए कि वही लोग बैठे हुए अंदर जिनका अपना जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप ये बात समझिए। तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप उशर लगा दें। ठीक है भाई, आप मॉनेटरी टैक्स नहीं देते, नहीं दें, आप उशर दें। उशर क्या होता है, जमीन की जो पैदावार होती है, बैरन लैंड की बात नहीं करता, जो जमीन की पैदावार होती है, जो प्रोडक्टिव लैंड होती है, उसमें जो भी उगता है आप उसका 10% हिस्सा गवर्नमेंट को दें। उशर, उसे उशर कहते हैं। गवर्नमेंट अपने गोडाउन्स में रखे, उसे वेयर हाउसेज में उसको रखे, और जब भी इस तरीके की कोई डिमांड एंड सप्लाई में खलफशार हो, कोई प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट वहां से सप्लाई रिलीज कर दे उस अशिया खुर्दनोश की। ये एक ऐसी चीज है कि बैक वक्त आपके एक्सचेकर पे कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, यानी आपको अपनी ट्रेजरी से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी पड़ रही, कोई सब्सिडी देनी नहीं पड़ रही। नहीं, जो सेक्टर आपको बिल्कुल कोई टैक्स नहीं दे रहा था, वहां से अब आप प्रोड्यूस की शक्ल में, हार्वेस्ट की शक्ल में एक टैक्स ले रहे हैं, जो कि अनाज है, जो भी अनाज है, किसी के यहाँ गंदम हो रही है आप गंदम दे दें 10% उसकी प्रोडक्शन का, चावल हो रहा है आप चावल दे दें, गन्ना हो रहा है आप गन्ना दे दें, जो भी हो रही है आप लें, अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस मेंटेन करें, प्रोविंसेस में जैसे आपको करना है वैसे करें, शहरों में करें। और वहां से आप जब आप देखें कि ये मिडिल मैन और माफियाज, इनके खिलाफ हाथ डालें सख्ती से, आयरन फिस्ट के साथ इनसे निपटे, और साथ साथ ये मामला इनके साथ करें और सप्लाई रिलीज करें। आप देखें प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, प्राइसेस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए। दूसरी बात, जो सेल टैक्स है उसे रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। सेल टैक्स आपने रखा हुआ है डबल फिगर्स में, फॉर गॉड सेक इसको आप कम करके सिंगल फिगर में लाएं, और कम से कम 5 से 8% के दरमियान आप इसको लेके आए। क्योंकि देखें जब भी सेल टैक्स लगता है तो वो जाहिर सी बात है, आप जो सेल टैक्स है वो आपने जो चीज खरीदी उसके ऊपर फिर सेल टैक्स लगता है, और फिर वो रकम आपको देनी होती है। अब
कुछ चीजों पर तो सेल टैक्स ऐसा है, देखें एक अमीर आदमी जिसकी करोड़ों रुपए तनख्वाह है या करोड़ रुपए उसकी आमदनी है, वो भी अगर वही सेल टैक्स के लिए जाता है देने, तो अगर वो कोई चीज खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई चीज प्रोडक्ट खरीदता है, उसको भी उतना ही सेल टैक्स देना है जो कि गरीब आदमी को देना है जिसकी 50-60 हज़ार रुपए तनख्वाह है। ठीक है ना, तो ये आपने कैसा अनजस्ट सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सेल टैक्स की मद में नहीं कलेक्ट कर पा रहे तो इनकम टैक्स की मद में कलेक्ट करें उस आदमी से जिसकी इनकम ज्यादा है। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है आप उन चीजों को टैक्स करें जिनकी कंजम्पशन आप डिस्करेज करना चाहते हैं, जैसे सिगरेट है, बाकी चीजें हैं जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और चीजों के लिए भी नुकसानदेह हैं, आप उन पे टैक्सेशन लगाएं। अब मैंने आपको बताया कि आप उशर का निज़ाम नाफिज करें यहाँ पे। दूसरी बात है, मैंने कहा कि ज़कात का सिस्टम है उसको वायबल बनाएं। ठीक है जी, अब ये इनकम सपोर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं ना, आप एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, उससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट था। आप ज़कात का निज़ाम क्यों आप रिलेक्टेंट हैं, आप ज़कात का निज़ाम लगाएं। ज़कात का निज़ाम का सिस्टम ये होता है कि जिस इलाके से कलेक्ट किया जाता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रेफरेंस जो है वो उसी इलाके को दी जाएगी, उसी इलाके के गरीब को दी जाएगी, और फिर वो रिपल इफेक्ट की तरह जाएगा। अगर आपके इलाके में नहीं है तो आप बराबर वाले इलाके में देखेंगे, नहीं है तो बराबर वाले शहर में देखेंगे, नहीं है तो बराबर वाले प्रोविंस में देखेंगे, ये रिपल इफेक्ट जाएगा। इससे बहुत हद तक जो है वो इनकम सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, और स्टैट्स अपने अच्छे करें। आपको पता होना चाहिए कि लो इनकम जो ग्रुप है वो कहाँ रहता है स्पेसिफिकली, तो स्टैटिस्टिक्स आप जमा करें प्रॉपर तरीके से, उसको अच्छा करें और उसके मुताबिक आप वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गरीब रहता है, कहाँ लो इनकम का रहता है, उसको डायरेक्ट जाके आप इनकम सपोर्ट दें और ज़कात की शक्ल में। उशर के लिए आप सस्ताई करें और महंगा जो है जब सप्लाई आप रिलीज करेंगे कलेक्ट करके, उशर कलेक्ट करके जब आप सप्लाई रिलीज करेंगे तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। ये किचन आइटम के लिए बात करूँ। डॉलर का बिल इस तरह भी हल्का होगा कि जो आपकी लग्जरी आइटम्स हैं जो बाहर से आप मंगवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और वो आप उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाएं, मजीद ड्यूटी लगाएं और उसको डिस्करेज करें। देखिए आपका मुल्क जो है जहाँ पे 25 से 30% आबादी गुर्बत की रेखा से नीचे रहती है, आपको इस तरीके से इंपोर्ट्स करनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो आप उस पर पेनल्टी लगाएं, उस पर हैवी ड्यूटीज लगाएं, उसकी जो इंपोर्ट्स हैं लग्जरी आइटम्स की, उसको आप जो है वो डिस्करेज करें ताकि आपको डॉलर बचे। अब मैं और आपको बात बताता हूँ कि डॉलर के रेट को और मजीद किस तरीके से किया। देखें मैंने बहुत पहले भी बोला है, आप डी डॉलराइजेशन शुरू करें। चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने डी डॉलराइजेशन किए, वो डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट करते जा रहे हैं और उसके बदले गोल्ड खरीदते जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो इसे डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी अब पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है कि अफगानिस्तान से वो पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड कर रहा है। ये आप ईरान से भी कर सकते हैं, ईरानी रियाल में करें, आप चाइना से आप कर सकते हैं, चाइना से आप जो है वो युआन में करें, आप रशिया से कर सकते हैं रुबेल में, आप अरब कंट्रीज को बिठाएं, अरब कंट्री को बोले हम आपकी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में आप जाएंगे और उनसे लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो डॉलर का जो बिल बनता है वो आपका कम से कम उसकी डिमांड होती चली जाएगी, और ये ग्रेजुअल काम होगा, ये आप करें। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब का नारा भी था कि जो इल गॉटन स्टैच मनी है जो बाहर पड़ी हुई है, आप उसको लाने का प्रोग्राम कब बनाएंगे? जब सब कुछ लुट जाएगा, जब डॉलर का जो रेट है वो 200 पे पहुंच जाएगा, कब लाएंगे आप वो अमाउंट जो आपने वादा किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम जो ये बाहर पड़ा हुआ पैसा है, जब वो देखें 5 से 6 बिलियन डॉलर बहुत आराम से आ सकता है और आपको इमरजेंसी में इतने ही पैसे चाहिए अभी। ठीक है, तो आप वो कब लाएंगे? ये तो आपका इलेक्शन का भी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ये तो आप करें, वरना अगले इलेक्शन में आप क्या मुंह दिखाएंगे कि लोग बोलेंगे भाई कितने अमाउंट की रिकवरी हुई। इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, स्विस बैंक और यूके में और इधर उधर, आप ट्रीटीज करें, जाए डायरेक्ट जाके उन कंट्री से ट्रीटी करें जहाँ के आपके लोग बैठे हुए हैं और जो आपको वहां से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी देते हैं और अपने पैसे भी बचा के वहां बैठे हुए, उनको पकड़े, उनके गिरबानों पे हाथ डालें और उनके मुंह में से, उनके हलक में से जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल। मसला तो ये है ना कि जो पकड़ने वाले लोग हैं वही खुद ही जो है इन्वॉल्व हैं इन चीजों के अंदर। वो जाके अगर उनसे मुकमुका कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम रोक के रखेंगे, हम आपके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? यहाँ पर तो आके फिर ये तो बेबसी होगी ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की कैसी बेबसी है। इस पे कोई कहानी लिख देनी चाहिए इस बेबसी पे कि जहां पर स्टेब्लिशमेंट बैक गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में इतना ग्रेट गेम खेल सकती है मिलके और पूरी दुनिया की एजेंसीज को हैरान कर सकती है और सब कुछ कर सकती है, वो अपने ब्यूरोक्रेसी से ये चीजें जी वो अपने ब्यूरोक्रेसी से इतना सा काम नहीं करवा सकती कि वो बाहर जाके जो है वो इन लोगों को पकड़ के इनके हलक से वो पैसे निकलवा लगे हैं जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई उन्होंने बाहर जाके अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जमा कर दी, उनकी 7 नस्लें खाएंगी, इतना पैसा उन्होंने जमा किया, क्या आप वो निकाल के नहीं ला सकते? नेमिंग एंड शेमिंग शुरू करें,
उनको बाकायदा इश्तिहारों में उनको वांटेड के बड़े बड़े इश्तिहार दें ताकि उनको जलील करें। इंटरनेशनली भी आप भाई पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, आप यूके के अखबार में वांटेड का इश्तिहार तो दे सकते हैं ना कि ये बंदा वांटेड है पाकिस्तान में, कोई मना नहीं करेगा आपको। कनाडा में आप दे सकते हैं, आप अमेरिका में दे सकते हैं, ताकि वहां पे आपको लोगों को पता तो लगे कि इतना बड़ा बंदे की शक्ल आएगी, उसके ऊपर वांटेड लिखा हुआ होगा और उसका रेड वारंट इशू हुआ है पाकिस्तान में। आप नीचे लिखे कि इसका रेड वारंट इशू हुआ है और इसने पाकिस्तान का 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये आपको वो बोल के कहता है कि 4 हफ्ते में चेकिंग कराने जा रहा है, अपना मेडिकल चेकअप कराने जा रहा है और 4 हफ्ते में आ जाएगा, दवाई लेने जा रहा हूँ, और ये वापस ही नहीं आया। वो जजेस कहाँ हैं जिन्होंने इनको जाने दिया था? उनका जितना भी जो अमाउंट है, उनकी जो एंड ऑफ सर्विस है, वो सब रोक दें आप। कि आपने कैसे जाने दिया पाकिस्तान के इतने बड़े वारंटेड मतलब वांटेड जो मुजरिम को, और वो बाहर जाके बैठ गया, आपने कैसे जाने दिया? इसका मतलब है आप भी हैंड इन ग्लव्स हैं, उसके साथ मिले हुए हैं आप उसके साथ। तो ये आप जब तक करेंगे नहीं ना, कैंपेन की सूरत में नहीं करेंगे, और अगर आप ये करते ना 3 साल पहले से अगर ये प्रोसेस शुरू करते ना, मैं आपको बता रहा हूँ वल्लाही, अगर आप 3 साल पहले से ये प्रोसेस शुरू करते ना, 3 साल के अंदर अंदर आपको इसके समरात आना शुरू हो चुके होते। लेकिन आपने शुरू ही नहीं किया, ये आपने ये हाफ हार्टेड काम किया, आपने ये फुल हार्टेड किया ही नहीं, आपने पूरी से कोशिश की नहीं आपने। तो ये बड़ी नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट के पार्ट में, जो इनको जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन में भी जवाब देना पड़ेगा और फिर अल्लाह की अदालत में तो देना ही देना। एक और आप काम कर सकते हैं, आप एक इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कीजिए इस्लामाबाद में, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और अलाइज हैं उनको आप इनवाइट कीजिए और आप उनको कहिए कि आप आइए और हमें आप डोनेट कीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कीजिए, एफडीआई की शक्ल में कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कीजिए, या कुछ अरसे के लिए आप हमारे अकाउंट में एक अमाउंट पार्क करें, जैसे आपने सऊदी अरब से भी करवाया था। कुछ अमाउंट आपने कुछ बिलियन डॉलर पार्क करवाए थे कुछ अरसे के लिए, और वापस आपने फिर सऊदी अरब ने मांगे थे आपसे अमेरिका कहने पे, फिर आपने दिए भी थे, ठीक है ना। तो आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आप दे भी देते हैं वापस, कोई मसला नहीं है। अभी आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल जगलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक दोस्त से लेके एक को देना पड़ेगा, इस तरह कुछ आपको करना पड़ेगा। और आप करते आए, ऐसी बात नहीं है आप एक कर्जा लेके आईएमएफ को निपटाते आए। अभी जो आपको सबसे ज्यादा जो हेडिक बना हुआ है आईएमएफ और इससे रिलेटेड चीजें, जो आपको सबसे ज्यादा टॉर्चर दे रहे हैं, जो 6-8 बिलियन का कर्जा है टोटल आईएमएफ का, जो आपको सबसे ज्यादा हेडिक दे रहे हैं, आप एक अमाउंट पकड़ें अपने किसी फ्रेंडली कंट्री से और उसके तो मुंह पे मारे ना, ताकि वहां से तो आवाजें आना बंद होना। तो आप प्रायोरिटी बेस्ड अपनी लोन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस मंगाएं, और इसका इम्पैक्ट भी हमें इन्फ्लेशन के ऊपर ऑब्वियसली दिखेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। देखिए जब एकदम डॉलर आना शुरू होगा ना, बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू होगा, आप देखेंगे किस तरीके से जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन शुरू करें, लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू करें, डॉलर को आप बताएं कि उसकी लिमिटेशन क्या है। मजे की बात है कि आप उसको बताएं नहीं रहे। रशिया और चाइना ने उसको जो है वो दिन में तारे नजर आ गए हैं यूएस को, जब वो रशिया और चाइना ने डी डॉलराइजेशन और लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू किया, दिन में तारे नजर आ गए। और याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स आपको हर चीज पर बर्दाश्त कर सकता है, अगर आपने उसके डॉलर के साथ छेड़छाड़ की तो बस आप याद रख लें कि तंग आमद और जंग आमद है फिर। और वैसे भी यार देखें आपके साथ क्या नहीं हो रहा, आपको एक स्पोर्ट्स तो खेलने दे नहीं रही है इनडायरेक्टली। अब आप इससे हमारा अगला टॉपिक भी वही है, बिल्कुल समझ में जी हाँ। तो आपको यहां तक तो आ गए आपके, अब आप क्या चाह रहे हैं? आपको कुछ नहीं करने देंगे वो। देखें ये इकोनॉमिक टेररिज्म इतनी बुरी चीज है, ये मदर ऑफ ऑल इविल है। हम अपने व्यूअर्स को बोल रहे हैं ये मदर ऑफ ऑल इविल है, इस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, और मदर ऑफ ऑल इविल पे हम एक बाल का आपको शेयर आपको हदिया कर दें अपने व्यूअर्स को, और आप ये सेव करके रख लें ये शेयर। और आपको याद दिलाऊंगा मैं आइंदा कि ये शेयर की इंप्लीकेशन जो है ना वो आपको एवरी नाउ एंड देन नजर आएगी। इकबाल ने इस बैंकिंग सिस्टम जो कि बेस्ड करता है इंटरेस्ट पे, ये मॉनेटरी सिस्टम जो कि बेस्ड करता है इंटरेस्ट पे, इसके लिए क्या कहा था तकरीबन 100 साल पहले अपनी कंक्लूडिंग कलाम फर्स्ट बायत करत जो उनका कंक्लूडिंग कलाम था, उन्होंने क्या कहा था मैं आपको तर्जुमा भी करके बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि ई बुनूक ई फिक्रे चाला के यहूद और नूर हक असीना आदम रबूत ताताओ बादा नादी गर्दी निज़ाम दानिश और तहजीब व दी सौदाए खाम। उन्होंने कहा कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम इनका फाइनेंशियल सिस्टम है, ये बेसिकली यहूद की जो चालाक फिक्र है ये उसका नतीजा है। और ये करता क्या है, ये इंसान के सीने से अल्लाह ताला ने जो नूर दाखिल किया था, जो रूह दाखिल की थी आदम अलैहिस्सलाम में, वो निकाल बाहर फेंकता है ये निज़ाम। क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, सूरी निज़ाम आपको पता ही है। अगर तूने इस निज़ाम को तबाह नहीं किया, अब ये बहुत गौर से बोल रहा हूँ कि ये हमारे व्यूअर्स चेक करें कि क्या बात हो रही है। अगर इस निज़ाम को आपने तबाह नहीं किया
तो दानिश, तहजीब और दीन की बातें जो आप ये कर रहे हैं ना, ये सब बेसूद साबित होंगी, सौदा खाम, यानी ये सब बेकार की बात है अगर आपने इस सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। आपका एक्सचेंज रेट पे हमला होता है, आपका एक्सचेंज रेट इतना खराब है, आपके यहाँ इन्फ्लेशन है। आपको पता है इन्फ्लेशन की मेन वजह क्या है? क्योंकि आप बेस करते हैं फियाट मनी पे। ये जो आपका करेंसी नोट है, पेपर से बना हुआ है, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको जलाएंगे ही खत्म हो जाएगा, एशेस बन जाएगा, खत्म। जबकि अगर इसकी जगह पर रियल मनी होता, गोल्ड एंड सिल्वर, आप उसको पिघलाएंगे, पिघला के आप जेवर बना दें, उसकी भी वैल्यू है। अगर आप उसको कॉइन बना दें, उसकी भी वैल्यू है। आप उसको बिस्किट बना दें, उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इस्लाम ने आपको ये बात बताई थी कि मनी की डेफिनेशन में ये चीज शामिल है, उसकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए। ये जो करेंसी का कागज नोट है, कागजी नोट है, जिसको फियाट मनी कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में, ये आप छापे जाएं और इसके पीछे आप कोई गोल्ड बैकिंग नहीं रख रहे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। क्योंकि जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, देखें गुड्स एंड, अब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की जो रियल एस्टेट है वो महदूद है कि नहीं है? मतलब उसकी सप्लाई तो आप नहीं बढ़ा सकते भाई, कराची का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो आप नहीं बढ़ा सकते ना, मतलब वो तो वही रहेगा ना। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसा बढ़े जा रहा है, मॉनेटरी सिस्टम में पैसा आया जा रहा है, जा रहा है, तो वो हाउस जिसकी कीमत 50 लाख थी, तो बंदे के पास, सबके पास जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो बोलेंगे भाई 70 लाख में दे दो मुझे इसको। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, और रियल एस्टेट की तो सप्लाई वही की वही है, वो तो नहीं बढ़ेगी शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। तो जब वो बढ़ेगी तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता चला जाएगा। आपको इस मॉनेटरी सिस्टम, इस इकोनॉमिक सिस्टम से वापस आना पड़ेगा। और जैसे कि इकबाल ने कहा, आप जो मर्जी कर लें, अगर आपने इस निज़ाम को तबाह नहीं किया तो दानिश और ये दीन और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना सारी, ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी, सौदाए खाम। आपको इससे निपटना होगा, अदरवाइज आप कहीं नहीं जा रहे। आप वो राउंड, जैसे हमने कहा, आप राउंड अबाउट पे घूमे जा रहे हैं, बस 6 महीने में आप इधर आ जाएंगे, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। और यही हो रहा है। अभी आपने जो क्लिप चलाया, आप देखें कितना प्रिसाइसली हमने बात बताई थी कि 170 तक, और 170 पे ही खड़ा हुआ है, 169 और 170 पे खड़ा हुआ है, ये टच किया है उसको, क्योंकि आपने अटेंशन नहीं दी इस बात को। इमरान खान साहब को इकोनॉमिक टेररिज्म को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, ये मदर ऑफ ऑल इविल है। महंगाई और एक्सचेंज रेट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। रातों रात आपके कर्जे कहाँ चले गए पता है? इस एक्सचेंज रेट, ये 20 रुपए जो बढ़े हैं मई से लेकर अभी तक, आपके कर्जे कहाँ से कहाँ चले गए? और अभी तो आपने नए कर्जे लिए ही नहीं है, यानी आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्जे सिर्फ एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। तो आपको इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक टेररिज्म को और इन्फ्लेशन को। और इन्फ्लेशन को क्रिएट इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपके अंदर से तोड़फोड़ हो जाए। अंदर से जब एक कंट्री जो है वो एक्सप्लोड होता है ना, तो बाहर से उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लें, जो कंट्री अंदर से टूटे ना, उनको बाहर से एनिमी को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब बिल्कुल अंदर से टूट फूट हो जाती है तो बाहर से वो चलते हुए आ जाएंगे, और जो है उनको जो करना है वो उनके मकासद, उनको जंग की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जंग की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उनको जंग की, अगर आप अंदर से एक्सप्लोड हुए। आई होप कि हमारी हुकूमत जो है वो इस मुतालिक कुछ सोचेगी। ज़ाहिर है अब तो टाइम भी नहीं बचा है हमारी हुकूमत के पास, और अगर आगे जाके हुकूमत अगर तब्दील हो जाती है और जो चेहरे तब्दील हो जाते हैं तो फिर वो इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, इसका बहुत ज़्यादा दूररस नताइज इसके होंगे हमारी मईशत के ऊपर। और हम वैसे ही जो है वो अभी 160 170 रुपये का डॉलर चल रहा है, तो आगे अल्लाह बेहतर जानते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन अब जो है वो इमरजेंसी के तौर पे जो है इन्होंने बिल्कुल लेना पड़ेगा इनको जो भी स्टेप्स हैं फर्दर। सलमान भाई, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपने क्योंकि इस चीज़ को छेड़ा भी था, पॉलिटिक्स के हवाले से हमने बात की थी स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि स्पोर्ट्स को गंदा कर रही है वो पॉलिटिक्स जो है स्पोर्ट्स के। आपने देखा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड ने जो है वो अपना दौरा एंड टाइम पे 35 मिनट पहले कैंसिल कर दिया। और मैं तो वेट कर रहा था कि अभी टीम जो है वो ग्राउंड में आएंगी, और मैं टॉस का वेट कर रहा था क्योंकि हमारी होम सीरीज़ हो रही थी उनके साथ 18 साल बाद, और एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी। ऑल्दो कि स्क्वाड हमारा पाकिस्तान का इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट ये थी कि चलें कोई मसला नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट हो रही है, और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, वो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलते हुए देख सकेगी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने एंड टाइम पे, ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एंड टाइम पे मैच से आधे घंटे 35 मिनट की जो वक्त था उसके अंदर उन्होंने कैंसिल किया। और ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, और उस मुल्क ने कहा जहां पर ऑलरेडी मस्जिद के अंदर एक ऐसा वाक़या हो चुका है जहां पर मुसलमानों को बेदर्दी से उनका कत्लेआम किया गया। न सिर्फ कत्लेआम किया गया बल्कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई,
और जब उनकी वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो शायद आई डोंट नो या तो थी ही नहीं उस वक्त, और अब उन्होंने इतना अच्छा इंटेलिजेंस का निज़ाम बना दिया है कि पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कह रहे हैं कि सब चीज़ें क्लियर हैं, जबकि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो थ्रेट मौसूल हुआ है, और वो एक थ्रेट है उनकी टीम के लिए कि भाई टीम अगर होटल से बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। तो इस पूरे तनाजुर को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन जब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो पॉलिटिकल एंगल भी निकल आता है। एक इंडियन एक सहाफ़ी थे जिन्होंने एक किसी अखबार के लिए एक आर्टिकल लिखा, और वो अगस्त के अंदर शाया किया गया, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट है कि उनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें सलमान भाई, तो ये तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसमें क्रिकेट तो कहीं नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स ही हमें दिख रही है। और ये तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, इस जो वॉर एंड टेरर हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर लड़ी है, उसके ऊपर तो उनके उनके इमेज के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जिसे कहना चाहिए कि जगहसाई हो, उन्होंने ये काम किया है। आगे ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड है उनके भी जो अब जो टूर्स हैं वो भी शकूक में पड़ गए हैं, और वो इस बारे में जो है ना वो श्योर नहीं है कि वो अपनी टीम्स को भेजेंगे या नहीं। तो इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरीके से कंक्लूड करेंगे? जी समझ। जी, जैसे कि आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, और ये बिल्कुल 11th आवर पे जाके उन्होंने जो है कहा कि भाई हम नहीं खेल रहे, और हमें एक एनोनिमस थ्रेट आया है, और वो थ्रेट जो है वो उन्होंने शेयर भी नहीं किया। मतलब ये बहुत ही अचंभे की बात ये है मेरे लिए कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट आया है और आप पहले से सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुके थे, जो आपकी जो कंसल्टेंट आए थे उनको पूरा मुआयना कराया गया था और आपने ओके किया था, तभी तो टीम आई थी, वरना आपको आना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको इस तरीके का कोई अच्छा था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर आप आ गए थे और अगर आपको कोई थ्रेट आया था तो आपको शेयर करना चाहिए था हमारी इंटेलिजेंस से। और बाय द वे जो क्वेश्चन मार्क है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पे, तो ये मैं बताता चलूँगा व्यूअर्स को भी और सुन रहे हैं कि ये वही इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन पहले जो है वो पूरे जो है वो नेटो ममालिक को और अमेरिका को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाके जो है वो एग्जिट दिए, और वो सब बाहर गए। तो उस वक्त तो किसी को कोई शक नहीं हो रहा था कि इस्लामाबाद जाएंगे तो कोई मसला हो जाएगा। वो तो यूनिफॉर्म वाले जो है वो बंदे थे, और अगर कोई अटैक हो भी सकता था तो यूनिफॉर्म वालों पे होना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी को कोई मसला भी था तो यूनिफॉर्म वाले से होना चाहिए था। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हमारे पास फुटेजेस मौजूद है जिस पे जो नेटो और अमेरिकन फोर्सेज है वो यहाँ आके एग्जिट करके गए, और बहुत से यूरोपीय ममालिक जिन्होंने जो है वो अपनी जो है वो हमारी जो एयरलाइन है वो भी बंद की हुई थी, उन्होंने भी जो है वो कहा कि भाई पीआईए हमें निकाल के ले जाए जो है, और इस्लामाबाद से फिर हम जाएंगे इन रूट करके। तो देखें ये तो खुदा ताला दिखाता है आपको कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और होता क्या है आखिर में। हेल्प आउट आपको किसने किया, बेल आउट किसने किया, हमने किया आपको। ठीक है, और पंद्रह उसी बीस दिन पहले पीआईए की ने बात, हेल्प आउट किया जिसको आपने जो है वो बैन किया हुआ है बैन अपने किया था। रूट्स के ऊपर। जी बिल्कुल बैन किया। ये देखें, ये सितम जरीफी देखें आप, उसी जिसको आपने बैन किया है वही आपको बेल आउट कर रही है। और ये खुदा ताला दिखाता है जब आप इनजस्टिस करते हैं ना, आप जुल्म कर रहे होते हैं बिला वजह, आप जो है वो प्रेजुडिस कर रहे होते हैं, तासुब कर रहे होते हैं और किसी के कहने पे। इंडियन खबर का जो आपने हवाला दिया इसको प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखें ये जो वॉरफेयर का है ना, जब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, देखिए प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। 21 अगस्त को उन्होंने ये आर्टिकल लिखा कि भाई हो सकता है कि हो जाए। देखिए ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। आप सबको न्यूजीलैंड के जब लोगों के सामने से गुजरा होगा, यार हो सकता है। अब ये जो हो सकता है ना, अब ये शक का जो बीज है ना वो बो दिया गया। 21 अगस्त को बो दिया आपने शक का बीज। आपने प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी है न्यूजीलैंड को। मुझे तो इस पे एतराज है कि पाकिस्तान को इस लेवल की सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए। वो टीम जो कि एंड टाइम पे बैक कर जाए, आइंदा इनको किसी किस्म की इस तरह की कोई सिक्योरिटी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डिजर्व नहीं करते वो। क्योंकि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आपको दी जाती है इस तरीके की, आप कब समझेंगे आपको। आप जो है वो पार पे अब चलें सबके साथ, जो आपके साथ जैसा कर रहा है आप वैसे करें, वरना ये दुनिया आपने सब कुछ करके देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लिया प्रेसिडेंशियल लेवल की आपने जो है वो सिक्योरिटी दी, फिर भी वो बैक हो गए। तो आप कब समझेंगे इन, ये जबकि एक पास ही में आप जबान। देखें सलमान भाई कि हमने जो है ना वो उनके जो क्राइस्टचर्च का मामला हुआ था उसके बाद जो अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ही पहली टीम थी जो कि वहां गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना का इतना मामला था उस वक्त, तो वैक्सीन वगैरह के मामला भी नहीं थे, और वो सारी एसओपीज को फॉलो करना और सारी चीजें एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अपनी जान को जो है ना वो उन्होंने जोखिम में डाला और वहां पर उनका विजिट किया, इसलिए कि वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर क्रिकेट को रिवाइव हो जाए। जब हम इस हद तक जा रहे हैं, फिर आपने कहा कि अभी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो डिजर्व करते हैं इस तरह की चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और न्यूजीलैंड में जो क्राइस्ट चर्च में हुआ था वो मैसेकर हुआ था, ठीक है ना, और वो ऐसा मैसेकर हुआ था, उसमें पाकिस्तानी भी थे, मुस्लिम थे और भी मस्जिद में, और उसमें जो अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानियों की भी थी जो मैसेकर का थी। और वो जो बंदा था जो वो गन लेके गया था, उसने अपनी गन्स पे जो स्लोगन लिखे हुए थे, खुदारा वो देखें, वो एंटी इस्लाम, सिर्फ एंटी इस्लाम नहीं थे, वो क्रूसेड्स की बात कर रहा था, वो इस तरह की बातें कर रहा था, आइडियोलॉजिकल बातें कर रहा था। वो कोई टुच्चा वुच्चा नहीं था, वो कोई लोन वुल्फ नहीं था जिसको आप बोल दो कि भाई वो कोई आ गया और वो पागल था और वो उसने कर दिया, नहीं, वो पूरा आइडियोलॉजिकल बंदा था। उसकी जो गन के ऊपर वो जो स्लोगन्स थे, अब आप देखें, वो पूरे जो है वो पूरा आइडियोलॉजिकल बंदा था। तो आपको तो बिल्कुल नहीं चाहिए था कि आप वहां जाते और खेलते, लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाया, आप गए, नतीजा क्या हुआ? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स में और कंट्री के दरमियान मामला में एक बात याद रखें, जब तक आप इक्वालिटी नहीं रखेंगे ना अहमद, आप अमेरिका को क्या बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी में, हम इक्वल बुनियादों पे आपसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आप अब जब अमेरिका से आप इक्वल बुनियादों पे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड क्या चीज है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल का कंट्री है? आप कंट्री का साइज देखें, उसकी पॉपुलेशन देखें, हमारा एक शहर उससे बड़ा है। मैं अपने पाकिस्तान के बड़े शहर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का एक छोटा शहर है, उसकी आबादी की कोई न्यूजीलैंड जितनी है। आप ग्लोबल प्लेयर हो। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको क्या बताया, 40 साल में आपने 2 सुपर पावर्स को की जो नाक है वो जो है वो जमीन पे घिसवा दी है अल्लाह ताला की मदद से। आप न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको बोल रही है एंड टाइम पे हम जा रहे हैं। आपको मोस्ट स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लेना चाहिए। आईसीसी के, मैं आपको बता रहा हूं, आईसीसी वाले केस में नबीज आजा साहब की ट्वीट देख रहा था मैं, इसमें दमखम इसलिए नहीं है, देखें इसके बाद इंग्लैंड जो है वो कैंसिल करने जा रहा है टूर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा आपके पास, ये कॉमनवेल्थ कंट्री है, उदाहरण आप समझिए, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्री के मेंबर हैं, आप समझिए बात। और ये अंडर इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड स्टेट्स के बगैर ये हिल भी नहीं सकते। और जिस कंट्री ने इंटेलिजेंस दी है उनमें इंडिया भी शामिल है। हाँ, मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही, इंडिया आपकी कभी खैर ख्वाही जा सकता है? इंडिया आपकी कभी खैर, इंडिया आपको, मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया आपको हर पॉसिबल फोरम पे जलील करवाने के ऊपर तुला हुआ है। उसका भी मैं आपको क्लिप चला के दिखा सकता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हमें क्लिप चला सकते हैं, क्योंकि डिफेंस डे के ऊपर ही हमने ये प्रोग्राम किया था और उसके अंदर आपने इसके ऊपर तफसीली बात की थी। उसका जी एक छोटा सा पार्ट जो है वो 1 मिनट 36 सेकंड का है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिखा सकूं। जी 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 बिल्कुल। तो आप एक कंटिन्यूस वॉर मॉन्गरिंग इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, आप हालत अमन में नहीं है, आप एक कंटिन्यूस वॉर मॉन्गरिंग इन्वायरमेंट में हैं साउथ एशिया में, और आप ये माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आपके पड़ोस में एक बिल्कुल क्रेजी आदमी नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, जिसका डॉक्ट्रिन ही यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है, उसके टुकड़े करने हैं, और ना सिर्फ उसके टुकड़े करने हैं बल्कि जो उनका अखंड भारत और हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो अमली जामा पहनाना है। उसी पे वो वोट लेके आया था। फॉर गॉड सेक आप ये बात समझें, उनको वोट मिले इसीलिए था कि उनके मुताबिक कांग्रेस जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक चल रही है और वो काम नहीं कर पा रही है अखंड भारत का, तो इनको करना था। मोदी साहब की ये दूसरी टर्म है, वो उनको कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग कराएं, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो, कुछ भी हो, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें वो ये बता सकें कि हमने पाकिस्तान को डैमेज किया है। और आप उनकी प्रोपेगेंडा मशीन को जो है वो अंडर एस्टिमेट ना करें। वो हल्का सा कोई वाकया होता है उसको वो प्रोपेगेंडा करके इस कदर बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि आपकी सोच है, और वो वेल कनेक्टेड है पूरी दुनिया की मीडिया से। वो अलग बात है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है 3 साल में, तो वो एक्सपोज किया गया है उनको बहुत बुरी तरीके से, और कुछ जो है वो कुदरत ने भी जलवे दिखाए हैं, जिसमें आपने EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का वाकया हम अक्सर बताते रहते हैं। पिछले दिनों वो रिपोर्ट की भी हमने जिक्र किया जो पाकिस्तान ने के एक इदारे ने शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि हैशटैग्स कहाँ से चल रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है। तो वो एक अलग बात है कि 3 साल में एक्सपोज भी हुआ, लेकिन आप इनकी प्रोपेगेंडा मशीन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप इनकी प्रोपेगेंडा मशीन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपने सही बात कही थी, और ये लास्ट प्रोग्राम में ही हमारी बात हुई है सलमान भाई। जी मैंने आपको कहा था ये खदशात हैं। देखिए ना, आप थ्रेट एनालिसिस को सीरियस लें, और ये बात हम करते चले आ रहे हैं अभी से नहीं। आपके बराबर में जो एनिमी बैठा हुआ है ना, तो ना सिर्फ कॉन्स्पिरेसी माइंडेड है, बल्कि वो आपको कोई फॉरम, आपको FATF में कौन कर रहा है आपके साथ मामला, कौन सबसे ज्यादा आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डलवाने के चक्कर में, स्पोर्ट्स को पॉल्यूट कर रहे हैं आप, वो देखो आपको सामने इंडियन इंटेलिजेंस दी है। वो एनोनिमस आप थ्रेड की बात कर रहे हैं, उसमें चीफ जो इंटेलिजेंस दी है वो इंडिया ने दी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। अच्छा, मजे की बात ये दोनों क्वाड के मेंबर हैं, जो चाइना के खिलाफ क्वाड बनी है।
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है ना। तो अब आप क्वाड की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये सब जाने वाले हैं अमेरिका, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे अगले प्रोग्रामों में। तो ये अपने अचीव करते चले जा रहे हैं और मुझे कोई खास उम्मीद नहीं आईसीसी की। आईसीसी का आपको पता है चेयरमैन भी न्यूजीलैंड का ही है। मतलब अब यार कम ऑन यार, अभी भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो मतलब दे शुड टेक ए वन वे टिकट टू द डिज्नीलैंड यार, तो मतलब मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, पीस आता है स्ट्रांग होने से। आपको स्ट्रांग होना है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, और आपके पास वेन्यूज मौजूद हैं, आपके पास पार्टनर्स मौजूद हैं। फॉर गॉड से बनाइए अलायंसेस, बनाइए। उस ब्लॉक का हिस्सा आप क्यों नहीं बन जाते फुल फ्लैज, जिस ब्लॉक की हम बार बार बात कर रहे हैं, रशिया, चाइना, सही है ना, टर्की, ईरान। आप उसका स्ट्रांग ब्लॉक बनाए और अब जो भी आप पे हमला हो, इकोनॉमिक तरीके से हो, आपके स्पोर्ट्स पे हमला, कोई भी हो, आप सबको एक साथ मिला के आप इनको रिस्पॉन्स दें। आप मलेशिया से जी रिटालिएट करें, आप मलेशिया को आप अपने साथ लें। आपके बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज ऐसे हैं जो आप वेट कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें और वो आपका साथ दें, और फिर देखें आप, फिर आप जब जवाब देना शुरू करेंगे। अभी आप जो है वो लोन वुल्फ बन के घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं अकेला ही सोलो फ्लाइट लेके जीत जाऊंगा, नहीं आप कर सकते। इंडियन की प्रोपेगेंडा मशीन मैंने आपको बताई ना। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है सलमान भाई, कि इतनी सारी कंट्रीज जो हैं वो कुदरती तौर पे पाकिस्तान को जो है वो पसंद करती हैं और करीब आना चाहती हैं। कुछ लोग जो जी स्टेट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो करीब आना चाहते हैं। जी, और आपने उसको कुछ भी नहीं किया है। देखिए क्रिस गेल को आपने तो नहीं बोला था ट्वीट करने का, ये खुद ही उसने कर दिया। देखो उसको एहसास हुआ कि यार यहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक कंट्री जो इतना जो है वो मेहमान नवाजी करता है जब हम जाते हैं, तो ये तो मेरा बनता है। जैरन समी को आप देख लें, तो यार मेरा इतना तो बनता है कि इतने जबरदस्त लोग हैं, इतने मेहमान नवाज लोग हैं, इतने जबरदस्त लोग हैं, और उनका आज बुरा वक्त आया तो इतना तो मेरा बनता है कि मोरल सपोर्ट के तौर पर कम से कम एक ट्वीट या एक वीडियो मैसेज तो मैं रिकॉर्ड कराऊं। आपने नहीं कहा था। अब सोचिए, इन सब आपके ये नेटवर्क में लोग थे, आप उनको एक बोलते कि यार आप कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, और अभी आप कीजिए, फिर आप देखते क्या इफेक्ट आता, लेकिन आप नहीं करते। इतनी हैवी और मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं, और सिवाय पीसीबी के जो नए चेयरमैन है रमीज राजा के, और वो भी एक आप आईसीसी में हमें सुनेंगे, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा है। आईसीसी में उनका जो हेड है वो न्यूजीलैंड वाला बैठा हुआ है, जो बिग थ्री का कॉन्सेप्ट है आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जी बिल्कुल, बीसीसीआई। इंडिया। और आपको पता है बीसीसीआई का अपर हेड है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब नीचे है। पैसे एंजॉय करते हैं वो ऑब्वियसली, वो तो पैसा जिसका है उसका गेम है, तो इस कुछ भी ये नहीं तो हुआ कोई ढकी छुपी राय नहीं है। हमारे जो मुझे। प्लेयर्स हैं उनको बैन कराने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार। आईपीएल में नहीं खिलाते, आपके साथ कितना हो रहा है, आपको आईपीएल में नहीं खिलाते। आपको जहां अब आप अल्लाह अल्लाह करके आपने रिकवर किया था उस इमेज से श्रीलंकन टीम के हमले के बाद, फिर आपको वही पीछे ले गए। अब आप पता है कि आपको डिफेंसिव कर दिया, अब आप एक्सप्लेनेशन दे दिया भाई हम सेफ है। मैं देख रहा हूँ हैशटैग चल रहा है कि भाई पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरीवन, पाकिस्तान इज सेफ फॉर। भाई आप हो सेफ, आपने अफगानिस्तान में इतना बड़ा मार्का मारा है, आपने बेल आउट किया है। वो फुटेज चला है, बोलो भाई अमेरिकन और नेटो फोर्सेस को इस्लामाबाद बुला के हमने एयरपोर्ट पे जहाजों में भर भर के भेजा है, और क्या होता है सेफ कंट्री। नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को विद यूनिफॉर्म हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजा है, फॉर गॉड सेक। आप नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड करते अपना, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आपके क्रिकेटर भी ऐसी ऑब्सक्योर लैंग्वेज यूज करते हैं कि देखें भाई वो रूट तो साफ था और आप देखे चले जाते यार ये कम से कम इससे तो कुछ नहीं हो। इंडिया को देखें आप, एनोनिमस थ्रेड भी दे दी उसको, अपना काम भी पूरा करा लिया, और बैक बेंच पे जो है ना पॉपकॉर्न खा रहा है, वो तमाशा देख रहा है बैठ के कि यार देखो कैसा हुआ। एक थ्रेड दी, कुछ भी नहीं किया, थ्रेड दी और वो सारा काम हो गया, बाकी इन्होंने खुद निकल गया। क्योंकि इतने पैसिव लोग हैं कि इनका चेयरमैन भी जो है वो ट्वीट ये कर रहा है कि हम आईसीसी में केस करेंगे। अब केस तो जब होगा जब उसका फैसला होगा तो होगा। अब भी आपकी क्या रिटालिएशन है ये तो बताओ। आप ग्लोबली जाके कैंपेन चलाते, आप ग्लोबल कैंपेन चलाते, आप बोलते यार आपने ये किया कैसे, एंड टाइम पे 11th आवर पे आप कैसे कर ले, यानी 11th आवर पे आपको एकदम थ्रेट आ गया। और अगर था तो आपकी हमारी जो एजेंसीज है वन ऑफ द बेस्ट है यार, वन ऑफ द बेस्ट है, आप उनसे शेयर क्यों नहीं किया। और प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी है, अगर थ्रेट था भी तो आप सब इन्फॉर्म कर देते, वो और अलर्ट हो जाते बस। और इमरान खान साहब उनकी प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली फोन करके बोल रहे हैं कि यार मैं जिम्मेदार हूं, मैं देख रहा हूं पूरे इशू। इससे ज्यादा श्योरिटी आपको क्या मिली, इससे ज्यादा श्योरिटी आपको क्या दी। मेरे ख्याल में आपने बहुत ज्यादा कर दिया। एक जो है क्रिकेट टीम को इससे ज्यादा जो है ना, आप वो इतनी डिजर्व नहीं करती थी जितना आपने उनको जो है ना वो दे दिया है।
वो इतना डिजर्व नहीं करते, इतना आप भाव दे रहे हैं ना उनको, इतना वो डिजर्व करते नहीं, ठीक है ना। मुस्तकबिल के लिए आपके लिए सबक हो गया बेहतरीन वाला है। जी आपका सबक हो गया, और आप अब टिट फॉर टैट रखें, बोला भाई आप एक बस में आओगे, हम भी आपको एक बस में लेके जाएंगे, बस खत्म, एक बस है, इसमें बैठो सब, चलो। ये अगर आप इतने इतने कंट्री को ऐसे ऐसी ट्रीटमेंट देने लग गए ना, कंट्री तो देखें यार आप, 40-50 लाख की आबादी नहीं है टोटल, कम ऑन यार। तो कल तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स की टीम आ गई तो आप क्या करेंगे, पूरा प्रोविंस बंद कर देंगे क्या? पूरा प्रोविंस पूरा अमूल बंद हो जाएगा। सोचिए आप जो है ना, आप अपनी इक्वल बुनियाद, आप जब यूनाइटेड स्टेट्स को बोलते हैं इक्वल बुनियादों पर ताल्लुकात रखें, तो ये क्या कंट्री है? और आप न्यूजीलैंड को तो बोले आपके यहाँ तो हम नहीं आ रहे, अब आईसीसी को लिखें और बोले आपके यहाँ तो हम 10 साल तक कोई सीरीज नहीं खेल ले, ठीक है। एक बात, महीने ही वैसे ही मैच है हमारा सलमान भाई उनके साथ वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि ऑलरेडी उनको तो जरा, उनको तो मारना आपको बनता है। अब अगर उससे हार ना जाइएगा, प्लेयर्स को बोल दो अभी से दिमागी तौर पर तैयार हो जाओ, इनको छोड़ना नहीं है कि तुमने राउंड में, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि स्क्वाड जो हमारा अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप और इस सीरीज के लिए, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही थी, कुछ जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्लेयर्स होंगे उस स्क्वाड में, वो नहीं थे। तो अब इस सिचुएशन के बाद से उस स्क्वाड के लिए भी जो है ना, वो हमारे फैंस जो हैं क्रिकेट के और जो क्रिकेट खेलने वाले उनके हक में हो गए और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज मैंने देखी है। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को भी डालो इनमें, शाहिद अफरीदी और इस तरीके के लोगों को डालो जो एग्रेसिव लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ शुएब अख्तर को भी ट्रेनिंग करवा के डाल दो एक आध मैच के लिए, क्या बनता है। और जरा बताओ इनको कि ये जो बुड्ढे शेर भी है ना हमारे, वो भी तुम्हारे लिए काफी है, पता था इनको बताओ जरा। मैं तो सिंबॉलिकली जो है ना, वो इसको अना का मसला बना के ना, इसको मरने मारने का सीन बनाता और बोलता है कि ये मैच तुमने नहीं हारना, वापिस नहीं आना ड्रेसिंग रूम अगर तुम ये हार गया होगे। ये अब रेपुटेशन का मसला है कंट्री के, अभी जीत के आना बेटा। हमारी क्रिकेट टीम जो है बहुत अच्छा करेगी वर्ल्ड कप के अंदर। और अफगानिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड, यही 3 लोग हैं जो कि हमारे ग्रुप में हैं। मजे की बात आप ये देखें, चले अफगानिस्तान से तो जो है ना हमारा जो बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो उनसे तो फ्रेंडली मैच खेले आप। उनसे फ्रेंडली मैच, कोई मसला नहीं, भाई हमारे जी जनाब। तो सलमान भाई जाते जाते कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। बस यही है कि हुकूमत को इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा जो है वो जोर देना चाहिए और इसको ध्यान से लेना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है, 2.25 साल रह गए, और प्लीज जब फिनिशिंग टच देना आप अपने टेन्योर को 5 साल वाले, तो ये लोग नहीं रो रहे हो कि भाई इन्फ्लेशन ने हमें मार दिया था और ये कर दिया था। आप अभी से शुरू करें और आखिरी तक इनको रिलीफ दें। पेट्रोल आपको पता है जो चीजें ट्रिगर करती है मजीद इन्फ्लेशन को, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी आपने, इस पर जरा ध्यान दें और आप दूसरी तरीके से कलेक्ट करें, बड़ी मछलियों पर टैक्स लगाएं, और आपको पता है उशर का निज़ाम नाफिज करें, ज़कात का निज़ाम लेके आए। और हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल लोकल करेंसीज में इसमें ट्रेड करें, डीडॉलराइजेशन करें, रीनिगोशिएट करें अपने लोन्स को, डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाएं। ये 4-5 मोटी मोटी बातें की, और आपको एक बात बता दूं मैं, इन बातों में से आपको कुछ चीजें आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएंगी, और फिर हम प्रोग्राम में फिर बात करेंगे कि देखिए हमने कहा था आपको। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहे कि बिकॉज दीज आर द प्रैग्मेटिक ऑप्शंस वी हैव, और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान जो है वो बढ़ेगा आगे। भाई इन कुछ माफिया से हम निपट लेना, और वो जो इल गॉटन स्टेश मनी पड़ा हुआ है बाहर, वो अगर आ जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत है। बस इसी नोट पे जो है इस्तेमाल करते हैं जी। बिल्कुल। और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। हमें जो है वो कुरान पाक से जो है वो हम इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ से गाइड दी गई है हमें, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो जितने भी मामलात हैं हमारे वो आसान होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें खुद गाइड करेंगे, और जो गैब से है हमारे लिए जो मदद और नुसरत जो है वो ज़रूर होगी। उस मदद और नुसरत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वैसे ही तबाह बर्बाद हैं अगर वो मदद नुसरत हमारे शामिल हाल ना हो। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का सुनहरी दौर होगा और पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा। तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 35 से मैं और सलमान शाह आपसे ज़्यादा चाहते हैं। हमें फॉलो करने के लिए ट्विटर पे अहमद जलील मेरा ट्विटर हैंडल है। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए सलमान _सैयद, और facebook.com/तुरफ़ा तमाशा जो कि नीचे टिकर चल रहा है। आप ये 3 ऐसे ज़राए हैं जहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी मेरा चैनल और सलमान भाई का चैनल मौजूद है, वहाँ पर भी आपको ये तमाम प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जुस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक